सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था। उससे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है फॉर द रिप्रोडक्शन, जहां पर किसी दूसरे पेरेंट की नीड नहीं होती, मतलब जहां पर गैमेट्स की नीड नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स सेम केस है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व and the male and female gamete, they both are involved for the sexual reproduction. Likewise in animals also sexual reproduction में दो gametes की need होती है, that is the male gamete and the female gamete. Male parent produce करता है male gamete, that is known as the sperm, and the female gamete it produces female gamete which is known as the ovum. स्पर्म्स में टेल होती है, मोटाइल होते हैं, मोटाइल का मतलब होता है मूवेबल होते हैं, इजीली मूव कर जाते हैं। मूव करते हैं कहां पर? मूव करते हैं फ्रॉम द मेल बॉडी टू द फीमेल बॉडी, ठीक है, थ्रू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बहुत सारे लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं इनटू द टेस्टिस। ओवम बिगर होता है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन मूवेबल होता है, एक ही जगह पर फिक्स रहता है। फिक्स का मतलब है एक ही जगह पर प्लेस रहता है। वो अपनी जगह से तब हिलता है जब उसका फ्यूजन हो जाता है स्पर्म के साथ में, और हर महीने एक ओवरी एक ओवम प्रोड्यूस करती है। ओवम मेनली स्टोर करता है फूड, लेकिन स्पर्म्स कोई फूड स्टोर नहीं करता। दोनों ही गैमेट्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, और उनके अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू द बॉडी सेल्स। देखिए पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 2 एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें 22 पेयर प्रेजेंट होते हैं सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है वो सेल्स जो रिप्रोडक्टिव सेल से अलग होते हैं, जैसे कि हमारे हैंड्स, लेग्स, स्टमक, ये वाले सेल्स। तो यहाँ पर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम डिप्लॉइड सेल क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर जहां पर गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, उन गैमेट्स के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म एंटर करता है ओवम के अंदर, फ्यूज करता है और एक नया सेल बना लेता है, दैट इज नोन एज द जाइगोट। जाइगोट बार बार डिवाइड करके लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनाता है, और जो एक साथ रहते हैं, जिसे हम अल्टीमेटली ये कहते हैं कि एम्ब्रियो बन गया। और एम्ब्रियो बनने के बाद में बन जाता है, डेवलप हो जाता है इनटू अ न्यू बेबी। नाउ व्हाट इज प्यूबर्टी? देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टडी करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जब कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल जब तैयार होता है, तो उससे पहले की कंडीशंस क्या हैं। नॉर्मली क्या होता है कि चाइल्ड एज के बाद में जब बेबी बड़ा होता है और एक टीनेजर के फॉर्म में डेवलप होता है, तो उस कंडीशन में कुछ उनके अंदर, इंडिविजुअल के अंदर, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं। हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से, या हम ये कह सकते हैं हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और उस हार्मोन्स के कारण जो इंडिविजुअल है उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। दैट इज द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, जिसे हम टीनेज चेंजेस भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं इस टाइम में, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में मीनिंग जो मेल्स में डेवलप होते हैं उनमें मुस्टैच डेवलप हो जाती है, इसके अलावा हेयर्स ग्रो करने लग जाते हैं, वॉइस हार्श हो जाती है, वॉइस में बियर्ड आ जाती है, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और उनमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। फीमेल के अंदर क्या होता है? फीमेल के अंदर वॉइस स्वीट हो जाती है, इसके अलावा जो फेस है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल टाइप का हो जाता है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाती है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस पीरियड को हम एडोलेसेंस पीरियड भी कहते हैं। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं बॉयज और गर्ल्स के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्यूबर्टी, जो एक कंडीशन है, एक स्टेज है बिफोर द सेक्सुअल स्टेज, जब मेल और फीमेल की स्टार्ट होती है, उससे पहले की। नाउ अब प्यूबर्टी के बाद में जब सेक्सुअल ऑर्गन्स पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर अब स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कंपोनेंट्स आते हैं वो आ जाते हैं: अ वन पेयर ऑफ टेस्टिस, अ सिस्टम ऑफ डक्ट्स दैट इज एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस ऑफ द स्पर्म डक्ट, यूरेथ्रा, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड।
कॉपर्स ग्लैंड आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम दो ही ग्लैंड्स के बारे में यहाँ पर मैं बताऊंगी आप लोगों को, दैट इज द सेमाइनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। और एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, कॉपुलेटरी का मतलब होता है मेटिंग ऑर्गन, दैट इज नोन एज द पेनिस। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगर हम फिगर के थ्रू स्टडी करते हैं, so this is testis, a pair of testes are present which are present in the bag like structure which is known as the scrotum। ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। स्क्रोटम जनरली लाई करता है दोनों थाइस के बीच में आउटसाइड द बॉडी, हैंग करता है दोनों थाइस के बीच में। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्क्रोटम बॉडी के अंदर क्यों नहीं है, बाहर क्यों है? क्योंकि टेस्टिस के लिए स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम 1 to 3 डिग्री लेसर टेम्परेचर की नीड होती है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फंक्शनल स्पर्म्स। तो इसीलिए स्क्रोटम को हमेशा नेचर ने क्या किया, बॉडी के बाहर की तरफ उसकी पोजीशन को मेंटेन कर दिया। टेस्टिस का फंक्शन क्या है? टेस्टिस स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा टेस्टिस प्रोड्यूस करता है मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन दैट इज नोन एज द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन होता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है और इसके अलावा स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टेस्टिस कंटिन्यू करती है इनटू अ कॉइल ट्यूब व्हिच इज नोन एज द एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस में स्पर्म्स टेस्टिस से रिलीज होकर यहाँ पर रेस्ट करते हैं, यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर स्टोर्ड रहते हैं और उसके बाद में स्पर्म्स मूव करते हैं इनटू द वास डिफरेंस। वास डिफरेंस इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज कंटिन्यूड विद द एपिडिडाइमस। स्पर्म्स यहाँ से वास डिफरेंस से जाएंगे, ट्रेवल करेंगे और ट्रेवल करने के बाद में वास डिफरेंस कंटिन्यू कर जाता है, ज्वाइन कर जाता है विद द यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा के बाद में एक कॉमन पैसेज बन जाता है जो कि पेनिस के थ्रू बाहर की तरफ निकल जाता है, जहां से यूरिन पास आउट होता है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस से स्पर्म्स रिलीज हुए, कुछ टाइम के लिए एपिडिडाइमस में स्टोर हुए, स्टोर होने के बाद में वास डिफरेंस के अलोंग ये ट्रेवल करेंगे। ट्रेवल करने के बाद में जैसे ही यहाँ पर कॉमन पैसेज जहाँ पर यूरेथ्रा के साथ में वास डिफरेंस कंबाइन कर जाता है, ज्वाइन कर जाता है, तो एक कॉमन पैसेज जहां से स्टार्ट होता है वहां पर सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड अपने अपने सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। तो ये जो सिक्रीशन है ये स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और इसके अलावा स्पर्म्स के मूवमेंट के लिए एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड कर देता है जिससे कि स्पर्म्स इजीली मूव कर सके। अब जो ये स्पर्म्स है along with the secretion, now it is known as semen। अब इसे हम क्या कहेंगे? semen। So semen is a thick liquid which consists of sperms along with the secretions which are secreted out from the prostate gland and the seminal vesicles। स्पर्म्स अब क्या करेंगे? स्पर्म्स इस कॉमन पैसेज के थ्रू पेनिस से बाहर की तरफ जो कॉमन पैसेज है फॉर द यूरिन एंड फॉर द स्पर्म ट्रांसफर के लिए, इस पैसेज के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। बाहर कब निकलेंगे? बाहर तब निकलेंगे जब किसी फीमेल के साथ में कॉपुलेशन होगा या मेटिंग होगी उस समय। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, यहाँ पर मैंने नोट्स की फॉर्म में ये दिया हुआ है सारा, और जब नोट्स की फॉर्म में हम लोग इसको स्टडी करेंगे तो इसको आप लोग आराम से देख सकते हैं। फंक्शन ऑफ वास डिफरेंस क्या है? इट इज मेंट फॉर द पैसेज ऑफ द स्पर्म्स इन द मेल बॉडी। Functions of the glands, they produce different secretions which provide nutrition as well as medium for locomotion to the sperms. The secretions of the three glands along with the sperms is known as semen. Urethra का function क्या है? It is a common passage for both semen and urine from the body to the outside. And what is the function of penis? Penis क्या है? It is the organ which is used to introduce semen into the female body, richly supplied with the blood vessels. Now, what about female reproductive system? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अ पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है। ओवरीज को कवर अप करता है फेलोपियन ट्यूब, अ पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब डायरेक्टली ओवरी से कनेक्टेड नहीं होता, बल्कि ये एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है जो कि ओवरी को पूरी तरह से कवर अप कर लेता है। फेलोपियन ट्यूब कंटिन्यू करता है विद अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द यूट्रस, और यूट्रस
बाहर की तरफ सर्विक्स के थ्रू, सर्विक्स एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिससे ये वेजाइना की तरफ खुलता है, ओपनिंग है माउथ इसका यूट्रस का, या कह सकते हैं माउथ है यूट्रस का, और सर्वाइकल ओपनिंग के थ्रू ये वेजाइना की तरफ खुलेगा और वेजाइना से बाहर की तरफ जो भी मतलब आउटसाइड जो पोर्शन है वेजाइना का वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हर महीने एक ओवरी से एक ओवम रिलीज होता है और वो फेलोपियन ट्यूब में जाकर रेस्ट करता है। ठीक है, मान लो सपोज मैं मानती हूँ इस मंथ में जो ओवरी से ओवम प्रोड्यूस होगा वो इस मंथ में यहाँ से हो जाए, इस ओवरी से प्रोड्यूस होगा, नेक्स्ट मंथ में इस ओवरी से होगा, फिर इस ओवरी से होगा, उसके अगले महीने फिर इस ओवरी से होगा, मतलब ऑल्टरनेट होगा इस तरीके से। सिंगल ओवम रिलीज होगा। अब जिस समय कॉपुलेशन होता है उस समय बहुत सारे स्पर्म्स, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इस वेजाइना के थ्रू एंटर करते हैं इनटू दी ओवरी, इनटू दिस यूट्रस सर्वाइकल ओपनिंग के थ्रू, और यूट्रस से पास होते हुए वो आ जाते हैं फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब में ओवम के साथ में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले हमें एक और चीज का जानना जरूरी है, एक और बात का जानना जरूरी है, वो ये है कि जिस समय गर्ल्स चाइल्ड एज में होती हैं, मतलब कि जिस समय जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपियर नहीं होते, उस समय गर्ल के अंदर, एक छोटी सी बच्ची के अंदर भी बहुत सारे इमेच्योर ओवा प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने शुरू हो जाते हैं, मतलब कि हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द ओवरी, तो उस समय क्या होता है कि जो इमेच्योर ओवा है वो ओवरी से मैच्योर्ड ओवा के फॉर्म में हर महीने रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओवरी का फंक्शन क्या था? ओवरी का फंक्शन था कि इट रिलीजेस ओवा, ओवा इज द प्लूरल फॉर्म एंड ओवम इज द सिंगुलर फॉर्म। फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है ओवरी के थ्रू। एस्ट्रोजन हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सिंपल हो गया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ओवरी का प्रेजेंट है, ओवरी को कवर अप करता है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब प्लेस है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, फेलोपियन ट्यूब कंटिन्यू करता है विद द यूट्रस, यूट्रस कंटिन्यू करता है वेजाइना थ्रू द सर्वाइकल ओपनिंग और द सर्विक्स। नाउ दो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। एंड लाइंग क्लोज टू द ओवरी आर कॉल्ड फिम्ब्री। The two fallopian tubes unite to form an elastic bag-like structure which is called as the uterus. फंक्शन फेलोपियन ट्यूब का क्या है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो जाइगोट है वो यहाँ पर बनता है, फेलोपियन ट्यूब में बनता है, और इसके अलावा देखिए मैं फिर से एक बार यहाँ पर दिखा देती हूँ इसी फिगर के अंदर कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, जिस समय फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और उसके बाद में जब जाइगोट बनता है तो यहाँ पर रिपीटेड डिविजन्स होते हैं जाइगोट में, और जब जाइगोट में रिपीटेड डिविजन्स होते हैं तो बन जाता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो यहाँ से फेलोपियन ट्यूब से पास होते हुए ये जो यूट्राइन वॉल प्रेजेंट है यूट्रस के अंदर, दिस इज द यूट्राइन वॉल, यूट्राइन वॉल में जाकर अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। इसके बाद में एम्ब्रियो के अंदर फिर मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, मल्टीपल डिविजन्स होने के बाद में एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है फीटस में, और जब वो फीटस में डेवलप हो जाता है तो फीटस में डेवलप होने के बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू मदर से जुड़ता है एम्ब्रियो। अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ में लगा होता है एक छोटा सा स्ट्रक्चर, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड वेसल से जुड़ी हुई होती है मदर से। मदर जो भी खाना खाती है वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फीटस तक आता है, फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट वो सारे के सारे अलोंग द सेम पाथ, दैट इज प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू मदर के ब्लड वेसल्स में जाकर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार फिर से हम स्टडी कर लेते हैं, नोट्स को पढ़ते चले जाते हैं और मैं आप लोगों को फिर से बताती चली जाऊंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में फिर से मैं रिवाइज एक बार करवा देती हूँ। नॉर्मली क्या होता है, दो ओवरीज प्रेजेंट है, दोनों को फेलोपियन ट्यूब में कवर अप कर रखा है, फनल शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ओवरी से जब ओवम रिलीज होता है तो वो फेलोपियन ट्यूब के में यहाँ पर जाकर रेस्ट करता है। जिस समय कॉपुलेशन होता है तो स्पर्म्स इस वेजाइना के थ्रू एंटर करते हैं, वेजाइना के थ्रू एंटर करने के बाद में सर्वाइकल ओपनिंग के थ्रू यूट्रस से होते हुए
स्पर्म्स बहुत जाते हैं फेलोपियन ट्यूब में। यहाँ पर ओवम पहले से प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट मल्टीपल डिवीजन के बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। एम्ब्रियो इसके बाद में वापस आता है और इस एंडोमीट्रियल वॉल प्रेजेंट है जो कि थिक होती है यूट्रस के अंदर, और बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं एंडोमीट्रियम वॉल के अंदर, इसमें जाकर अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है। एम्ब्रियो में फर्दर डिविजन्स होते हैं, फीटस बनता है। फीटस जुड़ा होता है मदर से थ्रू प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा का फंक्शन होता है ये न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है टू द एम्ब्रियो, और जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको ये वापस मदर की ब्लड वेसल्स में भेज देता है थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, फीटस उसके बाद में जब 9 मंथ्स का हो जाता है, कंप्लीट टाइम पीरियड हो जाता है, आफ्टर अबाउट 9 मंथ्स देन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपेंशंस होते हैं यूट्राइन वॉल में, और उसके बाद में बेबी यहाँ से इसी रास्ते से, वेजाइना के रास्ते से डिलीवर हो जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे तो फंक्शंस ऑफ द फेलोपियन ट्यूब हो गया, देन फंक्शंस ऑफ द यूट्रस, द एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन द फेलोपियन ट्यूब comes down and gets attached to the endometrium and develops for the next 9 months till the baby is delivered. Vagina क्या है? Uterus opens into the vagina through the cervix. It is a muscular tube through which the baby is delivered at the end of 9 months. It also serves as the canal for receiving the semen at the time of copulation. Right? So what is fertilization? It is fertilization जब semen discharge होता है vaginal tract में during copulation, स्पर्म ट्रेवल करते हैं ऊपर की तरफ, यूट्रस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब में आए, फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म एक ओवम के साथ में फ्यूज करके जाइगोट बना देगा, जाइगोट डिवाइड होगा, रीडिवाइड होगा, और फिर यूट्रस में आ जाएगा और एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा इनटू द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम थिकन है, हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है ना, थिक हो जाएगा, सो एज टू रिसीव द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो न्यूट्रिशन लेता है कहां से? मदर के ब्लड से, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जुड़ा होता है अम्बिलिकल कॉर्ड से, ठीक है, विच इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। फिंगर लाइक विलाय प्रेजेंट होते हैं ऑन द एम्ब्रियो साइड। विलाय का फंक्शन देखिए, हमेशा 9th में भी हमने पढ़ा था विलाय वर्ड बहुत पुराना है, जो कि हम 9th में भी पढ़ते आ रहे हैं, 8th में भी पढ़ा, और अब हम 10th में भी पढ़ रहे हैं। विलाय का मेन फंक्शन क्या है? देखिए, इंटेस्टाइन में भी विलाय प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो विलाय का मेन फंक्शन क्या है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। सरफेस एरिया को बढ़ाता है तो ब्लड वेसल्स बहुत सारे हो जाते हैं इसके चारों तरफ विलाय में, और इसके अलावा जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो मैक्सिमम अमाउंट जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का वो पास होता है फ्रॉम मदर टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक, तो एम्ब्रियो जब स्टार्ट हो जाता है रिजेंबलिंग अ ह्यूमन, मतलब कि बड़ा हो जाता है, डेवलप हो जाता है पूरी तरह से, तो उसे हम फीटस कहते हैं। और करीब 9 मंथ तक ह्यूमन बॉडी के अंदर ये रेस्ट करता है, डेवलप होता रहता है। सो दैट पीरियड ऑफ 9 मंथ इट इज नोन एज द जेस्टेशन पीरियड, जिसके बाद में बेबी डिलीवर हो जाता है बाय द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्राइन मसल्स। नाउ व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन क्या है? इट इज द लॉस ऑफ ब्लड म्यूकस अलोंग विद अनफर्टिलाइज्ड ओवम। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जब ओवम रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी, उस केस में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो कोई बात नहीं, फीटस बन जाएगा और वुमेन प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है, और बेबी डिलीवर हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर ओवम अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है तो उस समय जितने भी सेल्स और टिश्यूज हैं एंडोमेट्रियम के, वो रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूटने के बाद में थ्रू द वेजाइना ऑफ द फीमेल वो बाहर निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। तो ये 28 डे की साइकिल होती है जो हर रिप्रोडक्टिव पीरियड में होती है, हर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फीमेल के अंदर होती है फ्रॉम प्यूबर्टी। तो ब्लड जो फ्लो है वो 2 to 8 डेज तक कंटिन्यू करता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी, और रप्चर होने के बाद में वो टूटने लगेगी, लॉस ऑफ ब्लड होगा, और ब्लड के साथ में म्यूकस भी निकलेगा। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस मॉइस्चर रखता है यूट्रस को, तो ये म्यूकस भी बाहर निकलता है अलोंग विद द ब्लड थ्रू द वेजाइना। ओवम फर्टिलाइज हो गया तो एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, एम्ब्रियो को नरिश करती है, तो मेंस्ट्रुएशन उस केस में नहीं होता। तो अ लेडी विद अ डेवलपिंग एम्ब्रियो इन हर वोम इट इज टर्म्ड एज प्रेग्नेंट। तो बिगिनिंग जो होता है मेंस्ट्रुएशन का एट प्यूबर्टी, जिस समय मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है प्यूबर्टी टाइम में,
उस पोजीशन को, उस टाइम को हम कहते हैं मेनार्क। और जब स्टॉपेज हो जाता है मेंस्ट्रुएशन का, जब वुमेन 45 टू 55 इयर्स की एज में होती है, देन इट इज कॉल्ड एज द मेनोपॉज। राइट नाउ व्हाट अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ? देखो अभी हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने स्टडी किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हमने मेंस्ट्रुएशन एंड मेनार्क के बारे में भी स्टडी किया। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो ठीक है, लेकिन फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी कुछ मैटर करती है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या हुआ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब हुआ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव, मतलब कि पूरी तरह से किसी भी विमेन का हेल्दी होना। हेल्दी कैसे होना? फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। मानसिक रूप से मेंटली स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, सोशली स्ट्रांग हो और बिहेवियर वाइज भी स्ट्रांग हो। दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर हमारी अच्छी है, विमेन की अच्छी है, तो प्रेगनेंसी को कैरी करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ठीक हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे आते हैं, बहुत प्रेशर होता है, कई बार प्रेशर होता है फैमिली का, प्रेशर होता है सोसाइटी का, और प्रेशर कई बार खुद का भी होता है कि प्रेगनेंसी को कैरी करें या ना करें। इन केस अगर प्रेगनेंसी कैरी करती है वुमेन, डजंट मैटर, लेकिन अगर प्रेगनेंसी कैरी नहीं करना चाहती है तो कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जिनकी वजह से वो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकती है। सो व्हाट आर दीज मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर में आ जाता है कॉन्डोम्स, डायफ्राम्स एंड सर्वाइकल कैप्स। कॉन्डोम्स यूज करके स्पर्म और एग के फ्यूजन को रोका जा सकता है। सर्जिकल मेथड हो गया, सर्जिकल मेथड में वासेक्टोमी आ जाता है, ट्यूबेक्टोमी आ जाता है। वासेक्टोमी में वास डिफरेंस को में कट लगा दिया जाता है और उसके बाद में उसको टाइटली बांध दिया जाता है जिससे कि जो स्पर्म्स का पैसेज है वो ब्लॉक हो जाए। ट्यूबेक्टोमी के केस में क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब है फीमेल की, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, उसमें कट लगा के उसको भी टाई अप कर दिया जाता है। तो क्या होगा? हर महीने ऐसे स्पर्म्स भी बनेंगे हर महीने, लेकिन जो पैसेज है वो बंद कर दिया। जब पैसेज बंद कर दिया तो फेलोपियन ट्यूब में ओवम आ भी जाएगा, लेकिन वहां पर तक स्पर्म्स नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि फेलोपियन ट्यूब को एक स्पेशल, एक पर्टिकुलर प्लेस से वहां पे कट लगा के उसको टाई अप कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से केमिकल मेथड्स में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ जाते हैं जिन्हें हम ओसीज कहते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करते हैं? हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देते हैं और एग रिलीज के टाइम को बदल देते हैं। लेकिन ओसीज के, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, फीवरिश फील होता है, एनेमिक हो जाती है लेडी। इसके अलावा बहुत ज्यादा उसको अनइजीनेस फील हो सकता है, मे बी उसको जो क्या कहते हैं फैटी भी हो जाती है कई बार। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं आईयूसीडीज, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो आईयूसीडी या इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में कॉपर टी आ जाता है या लूप आ जाता है जिससे कि फीमेल की वेजाइना में प्लेस कर दिया जाता है। और जब फीमेल की वेजाइना में इस कॉपर टी को, कॉपर टी जनरली क्या है? टी शेप का एक छोटा सा थ्रेड होता है जो कि कॉपर के पतले से, बहुत पतले तार से बना होता है। ठीक है, तो इसको टाई कर देते हैं, इसको प्लेस कर देते हैं इनटू द वेजाइना। उसकी वजह से स्पर्म वेजाइना के अंदर एंटर नहीं हो पाते हैं। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर बार एग्जाम में 99% चांसेस होते हैं कि टॉपिक आता ही आता है। नाउ अब हम स्टडी करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडीज के बारे में। हेल्दी सोसाइटी के लिए बैलेंस्ड सेक्स रेशो की नीड होती है। और बैलेंस सेक्स रेशो का मतलब क्या है? वो कैसे हमें मिलेगी? हमें मिलेगी बाय एजुकेटिंग पीपल, लोगों को एजुकेट करके। एजुकेट कर क्या करेंगे कि अगर फीमेल आ जाती है, फीमेल फीटस है, तो उसको अबॉर्ट ना कराएं। इसका मतलब क्या है? फीमेल फीटिसाइड को हमें क्या करना है? हमें डिस्करेज करना है। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि बर्थ से पहले ही सेक्स को जानना, मतलब कि जो बच्चा है, जो बेबी है, वो बॉय है या गर्ल है, ये पता लगाना। सो इट इज ऑल्सो अ क्राइम। तो इन सब चीजों को डिस्करेज करना चाहिए। नाउ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का मतलब हो गया एसटीडीज। एसटीडीज जनरली क्या होता है कि जब डायरेक्ट सेक्स होता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू
कुछ एसटीडीज, कुछ डिजीजेस होती हैं जो कि किसी भी मेल या फीमेल में हो जाती हैं। जैसे एचआईवी हो गया, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो, एचआईवी वायरस है, ऑटो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स होता है जिससे, वार्ड्स हो गए। बैक्टीरियल एसटीडीज में आ जाते हैं सिफिलिस एंड गोनोरिया, सिफिलिस और गोनोरिया बैक्टीरियल एसटीडीज में आ जाते हैं। वायरल एसटीडीज में आ जाते हैं एचआईवी, एड्स एंड वार्ड्स। एसटीडीज को प्रिवेंट करने के लिए जो हमें मेथड्स को यूज करना चाहिए उसमें आ जाते हैं यूज ऑफ कॉन्डोम्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स, wash before and after intercourse, and confirm that a new partner is HIV tested before intercourse. ये तीनों methods STDs से बचा देते हैं. So this is all about the sexual reproduction in animals. और आपको समझ आ गया होगा. अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी मैं. अगर किसी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो ही और शी में कॉन्टैक्ट मी.